So today we are going to start with the fourth lecture of the chapter Meeting Life Challenges और आज का topic होगा the General Adaptation Syndrome. So first I'm going to read the NCERT line by line and then I'm going to explain to you in my own words. So let us start. What happens to the body when stress is prolonged? क्या होता है, क्या रिस्पॉन्स हमारा बॉडी शो करता है जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं. तो हांस सेलिये के बारे में हमने पहले लेक्चर्स में ही पढ़ा था. हांस सेलिये इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च. तो हांस सेलिये ने स्ट्रेस के ऊपर इंटेंसिव रिसर्च किया और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमल्स पे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस सब्जेक्ट किया, जैसे कि हाई टेम्परेचर, जैसे कि एक्स रेज, जैसे कि इंसुलिन इंजेक्शंस. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैबोरेटरी में जब वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिखाते थे, इन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को हांस सेलिये रिकॉर्ड करके स्टडी करते थे. उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को भी ऑब्जर्व किया जो कि बहुत सारे इंजरीज एंड इलनेसेस से सफ़र करते थे. सो वो हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स को भी ऑब्जर्व करते थे. और हांस सेलिये की स्टडी से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है, बीट एनिमल्स बीट ह्यूमन्स, वो एक सिमिलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिखाते हैं अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस के अगेंस्ट. एंड इन्हीं सिमिलर पैटर्न ऑफ बॉडीली रिस्पॉन्स को हांस सेलिये ने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम नाम दिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में गैस बोला जाता है और इसी को गैस मॉडल भी बोला जाता है. और गैस मॉडल में अकॉर्डिंग टू हांस सेलिये 3 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज है अलार्म रिएक्शन का, सेकेंड स्टेज है रेजिस्टेंस वाला एंड थर्ड स्टेज है एग्जॉस्शन वाला. Now this graph that you see right here, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पेपर में अगर गैस मॉडल के बारे में कुछ भी लिखना हो, देन मैंडेटरीली यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. नो मैटर कि तुम्हें बताया जाए या नहीं जाए कि तुम्हें ग्राफ बनाना है या नहीं, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ बिकॉज इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर. So let me just quickly tell you what this graph means. तो ये जो horizontal line तुम्हें दिख रहा है ना, this is the level of normal resistance. ठीक है. और ये जो मैंने अभी रेड से बनाया है एक curved line, this is the alarm reaction वाला stage. अब ये जो मैंने blue line represent किया है, this is the resistance stage. और ये जो green वाला line है, this is the stage of exhaustion. तो हर एक स्टेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द ग्राफ पहले से ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. सो अगैन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू द ग्राफ. सो दिस इज द ग्राफ फॉर जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जहाँ पर पहला कर्व जो है ये अलार्म रिएक्शन स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो दूसरा स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया है रेड कलर से, ये रेजिस्टेंस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो मैंने ब्लू लाइन बनाया है ये स्टेज ऑफ एग्जॉस्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ दिस डायग्राम व्हेनेवर यू राइट अबाउट गैस मॉडल इन द एग्जामिनेशन. अब एक एक करके हर एक स्टेज को पढ़ते हैं. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द अलार्म रिएक्शन स्टेज. अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होता है पढ़ते हैं पहले, फिर मैं समझाऊंगी. The presence of a noxious stimulus or stressor leads to activation of the adrenal pituitary cortex system. This triggers the release of hormones producing the stress response. Now the individual is ready for the fight or flight response. तो alarm reaction stage is the first stage of the stress response. यहाँ पर क्या होता है, जब भी एक stressful stimulus होता है या फिर एक stressor present होता है, इससे हमारा adrenal gland, pituitary cortex region, जो adrenal pituitary cortex system होता है, वो activated हो जाता है due to the stimulus. और इससे क्या होता है, ये glands हार्मोन सिक्रीट करने लग जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स. एंड इसी से स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होता है. जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, वो इसी स्टेज में प्रोड्यूस होता है. फाइट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि इंडिविजुअल विल फेस द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन, एंड फ्लाइट का मतलब होता है द इंडिविजुअल विल विथड्रॉ और अवॉइड द स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन. ठीक है. Now we will talk about the resistance stage. ये सेकेंड स्टेज होता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स का. तो अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ज्ड होता है, मतलब अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, तो रेजिस्टेंस स्टेज शुरू हो जाता है. तो इस स्टेज में क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो नर्वस सिस्टम है, इसके 2 पार्ट्स हैं. एक तो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम रेजिस्टेंस स्टेज की बात करते हैं तब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, सिंस स्ट्रेस प्रोलॉन्ज्ड होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसीलिए बॉडी को अपने रिसोर्सेज को बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो जाए। और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो कोप करने की कोशिश करता है उस स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से, उस स्टिम्युलस से, बाय कन्फ्रंटिंग। तो यहाँ पर फाइट करने की कोशिश किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है एग्जॉस्शन स्टेज। अगर कंटिन्यूड एक्सपोजर हुआ टू द सेम स्ट्रेसर और एडिशनल स्ट्रेसर्स, तो उससे बॉडी का जो रिसोर्सेज है जिसे हम रेजिस्टेंस स्टेज में कंजर्व करना चाह रहे थे, कॉशियसली यूज कर रहे थे, वो एग्जॉस्शन स्टेज में एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ये थर्ड स्टेज शुरू हो जाता है जिसे हम एग्जॉस्शन स्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फिजियोलॉजिकल यानी बॉडीली सिस्टम्स जो कि अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस स्टेज में पार्ट लेते हैं वो इनफेक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, और इसीलिए स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज भी हो सकता है उस इंडिविजुअल का। द बॉडी बिकम ससेप्टेबल, मतलब मोर प्रोन टू स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस, और ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, या फिर कुछ साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी हो सकते हैं जैसे कि अल्सर, एस्थमा, एलर्जीज एक्सेट्रा। बट एक ये हमने तो ये पढ़ लिया कि हांस सेलिये इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, बट हांस सेलिये का जो गैस मॉडल था इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, और इसीलिए इस मॉडल को बहुत सारे रिसर्चर्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स ने क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस को बहुत ही कम रोल असाइन किया गया है। हमें पता है कि स्ट्रेस बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए भी कॉज होता है। One of the major causes of stress can also be psychological factors, है ना, जैसे कि यहाँ पर हम फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल सोशल प्रेशर्स, ये सब भी तो हो सकते हैं। बट हांस सेलिये के मॉडल ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एकदम ही इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और यही एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इनके मॉडल का। सो एग्जाम में कभी कभी डिसएडवांटेज ऑफ हांस सेलिये का मॉडल पूछ लिया जाता है, इसीलिए इस पैराग्राफ को याद रखनी है। और रिसर्चर्स हैव रिपोर्टेड दैट द साइकोलॉजिकल अप्रेजल ऑफ इवेंट्स, मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं हम स्ट्रेसफुल इवेंट्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेस। How people respond to stress is substantially influenced by their perceptions, personalities and biological constitutions. लोगों का अलग अलग एट्रीब्यूट्स होता है, अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होता है, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होता है। पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, पीपल बायोलॉजिकली भी डिफरेंट होते हैं, एंड देयरफॉर उनका परसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लाइफ इवेंट्स या फिर अप्रेजल ऑफ लाइफ इवेंट्स भी अलग अलग होता है। इसीलिए फॉर सम पीपल अ पर्टिकुलर सिचुएशन मे बी स्ट्रेसफुल एंड फॉर द अदर पर्सन द पर्टिकुलर सिचुएशन may not be stressful. So yes, we have completed the general adaptation syndrome, and in the next video we are going to start with stress and the immune system. Thank you.